अगर आपने उसके बारे में सुना हो तो एक ऐसा बीज होता है जिसे आप मिट्टी में डालिए, खाद पानी दीजिए, 1 हफ्ता 10 दिन 1 महीना 2 महीना 6 महीना उसकी केयर करिए, पता नहीं कुछ नहीं निकलता। 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आप उसको खाद पानी दिए जाएंगे, कुछ उगेगा नहीं। 2 साल हो जाएंगे, कुछ नहीं उगेगा। 3 साल हो जाएंगे, 4 साल हो जाएंगे, खाद पानी लेता रहेगा, कुछ उगेगा नहीं। 5वें साल में पहले सप्ताह एक हल्की सी कोपल निकलेगी, हल्की सी। दूसरे हफ्ते वो 6 फुट का हो जाएगा, तीसरे हफ्ते वो 12 फुट का हो जाएगा, चौथे 5वें हफ्ते तक जाते जाते 50, 100, 200 फुट तक हो जाएगा। आखिर ये बीज कर क्या रहा था? 5 साल क्या कर रहा था? ये 5 साल अपनी जड़ें जमा रहा था, नीचे से अपनी जड़ों को इतना मजबूत कर रहा था कि सारे मिनरल्स खींच लिए जाएं और जब ग्रोथ हो तो लगातार ग्रोथ होती रहे। जो समझदार व्यापारी हैं, जो समझदार एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो यही काम करते हैं, वो पहले जड़ें जमाते हैं। और हमारे भारत में अभी बताया कई कमियां हैं, लेकिन कमियों के बाद भी भारत तो हमारा है ना, देश तो हमारा है, तो ठीक है, कमियों को सुधार लेंगे। लेकिन जो व्यापारी को सिखाने की जरूरत है, जो स्कूल कॉलेज में सिखाने की जरूरत है, हम जैसे लोगों को स्कूल कॉलेज के बाद सिखाने का काम करना पड़ता है। ये काम स्कूल कॉलेज में सिखाया जाना चाहिए। मनी मैनेजमेंट सिखाया जाना चाहिए, बिजनेस ग्रोथ सिखाया जाना चाहिए, उसके नियम सिखाए जाने चाहिए। और सिखा कौन रहा है? जहां एमबीए में, मैं किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एमबीए में भी जो पढ़ा रहे हैं, ज्यादातर प्रोफेसर वो पढ़ा रहे हैं जिन्होंने कभी बिजनेस किया ही नहीं। अब मानो आपने एमबीए किया, वो आपको क्या पढ़ा रहा है? वो थ्योरी पढ़ा रहा है, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। उसको पता ही नहीं जब मार्केट में जाएंगे तो कैसे होगा। तो क्या बिजनेस कॉलेज के प्रोफेसर्स, आप में से किसी को नहीं रखा जाता जिसने ऑलरेडी 10, 15, 20 साल से बिजनेस कर रखा हो, वो जाकर के बता दे यंग लड़कों को, भाई ये दिक्कत आने वाली, ये चैलेंज आने वाला। और तभी नारायण मूर्ति जैसे व्यक्ति को क्या कहना पड़ता है? हमारे ग्रेजुएट्स, 70% ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल। अनएम्प्लॉय नहीं बोला उसने, क्या बोला? अनएम्प्लॉयबल। वो इस लायक ही नहीं है कि उनको नौकरी पर रखा जा सके, क्योंकि वो इंडस्ट्री फिट नहीं है। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट कुछ और है, उन्हें सिखाया कुछ और जा रहा है। और उन्होंने शायद 70 बोला तो 90 होना चाहिए, 95 होना चाहिए। लेकिन समस्या कहां है? मैंने कहा ना, मैं सिर्फ समस्याओं पर बात नहीं करूंगा। मैं आया हूं तो मैं समाधान देकर के जाऊंगा, ताकि कम से कम आपका जीवन तो जैसा चल गया, आपके आने वाली पीढ़ी का जीवन सुधर जाए, और जो जीवन बाकी बचा है उस जीवन को कैसे अभी से, आज से ही शुरुआत कर दी जाए, बदल दिया जाए। सबसे पहले तो जो व्यापार कर रहे हैं, जो व्यापारी ऑलरेडी, अभी कई लोगों ने प्रेजेंटेशन दी, 20-20 साल से, 30-30 साल से व्यापार कर रहे हैं, अच्छी बात है। हमेशा ये देखिए कि आपका जो रोड मैप बनेगा, जो विजन बनेगा, वो अगले 10-15 वर्ष का क्या होगा, 10-15 वर्ष में क्या बदलाव आने वाले हैं, उनके लिए आज काम करना पड़ेगा। जो मैंने कहा बीज, अगर किसी घर के पेड़ पर फल का साइज छोटा है और वो व्यक्ति फलों को पानी दे रहा है, फलों को खाद दे रहा है, तो क्या फलों को खाद पानी देने से फलों का साइज बड़ा हो जाएगा? कहां खाद पानी देना चाहिए? फल क्या है? फल क्या है? रिजल्ट है किस चीज का? उन एफर्ट्स का जो हमने किए। यानी अगर हमारे एफर्ट्स का फल छोटा है तो इसका मतलब हमें अपनी जड़ों पर जाना पड़ेगा, जड़ों पर काम करने की जरूरत है। फल को देख करके परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो मनी मैनेजमेंट का पहला ही प्रिंसिपल है, मनी क्या है, पैसा क्या है? मनी इज नॉट द मेन प्रोडक्ट, मनी इज द बाई प्रोडक्ट। अब आप सब बिजनेसमैन है तो मैं समझता हूं बाई प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट समझते होंगे, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मनी इज नॉट द मेन प्रोडक्ट। मैं अपने जीवन में जो लाखों लोगों से मिला, अमीरों से मिला, गरीबों से मिला, गरीबों के गरीब रहने और अमीरों के अमीर बन जाने के पीछे एक बड़ा कारण क्या है? अमीरों को पता है मनी इज नॉट द मेन प्रोडक्ट, गरीबों को लगता है मनी इज द मेन प्रोडक्ट। और आप में से जिसका भी फोकस पैसे पर रहेगा, मैं लिख कर दे सकता हूं उसके जीवन में पैसे की तंगी बनी रहेगी, क्योंकि उसका फोकस ही गलत जगह पर है। मनी इज नॉट द मेन प्रोडक्ट, मनी इज द बाई प्रोडक्ट। मनी बाई प्रोडक्ट किसका है? किसी भी चीज का हो सकता है। मनी बाई प्रोडक्ट हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी का, मनी बाई प्रोडक्ट हो सकता है आपके प्रोडक्ट का, मनी बाई प्रोडक्ट हो सकता है आपकी सर्विस का, मनी बाई प्रोडक्ट हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन का,
मनी बाय प्रोडक्ट हो सकता है आपकी नॉलेज का। ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है जिसे मोनेटाइज ना किया जा सके, जिसको मनी में कन्वर्ट ना किया जा सके। हम फोकस क्या कर रहे हैं? बाय प्रोडक्ट पर फोकस कर रहे हैं, मेन प्रोडक्ट पे फोकस नहीं कर रहे। एक डॉक्टर है जो इलाज करता है, बढ़िया डॉक्टर है, और एक पड़ोस में आपके डॉक्टर वो भी इलाज करता है, वो उतना बढ़िया नहीं। हर मोहल्ले में जहां भी आप रहते होगे आसपास में गरीब डॉक्टर भी होगा। गरीब डॉक्टर मतलब इसलिए कि नॉलेज तो है, लेकिन वो 30 रुपए 50 रुपए में दवाई देता है, 3 टाइम की पर्ची भी देता है। और एक दूसरा डॉक्टर है जहां मैं और आप जाते हैं, ज्यादातर लोग जाते हैं, 2000 रुपए लेता है, 2500 रुपए लेता है, पर्चा बना के देता है, दवाई नहीं देता, अपॉइंटमेंट भी लेना पड़ता है। अच्छा, वो भी डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर है, वो अमीर डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर है, छोटा डॉक्टर है, गरीब डॉक्टर है, पढ़ाई इसने भी की है, पढ़ाई उसने भी की है, हो सकता है इसके हाथ में भी ऊपर वाले ने कुछ ताकत रखी हो कि इलाज हो जाता हो, उसके भी हो जाता हो। लेकिन जब भी हम या हमारा बच्चा सीरियस बीमार हो जाता है तो वो गली के नुक्कड़ वाले डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो 5 किलोमीटर दूर अपॉइंटमेंट लेकर के उस डॉक्टर के पास जाते हैं, ज्यादा पैसे भी देते हैं। कारण क्या है? वो एक्सपर्ट है। बस सवाल ये उठता है, आप किस चीज के एक्सपर्ट हैं? आपके पास ऐसा क्या है जो औरों के पास नहीं है? आप औरों से बेहतर क्या दे पा रहे हैं? पैसा सब देते हैं, पैसा सब खर्च करते हैं। या ज्यादातर लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के होंगे, ज्यादातर सेफ्टी इक्विपमेंट के होंगे, सभी वो काम कर रहे हैं, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। आप में और औरों में क्या अलग है? एक बड़े व्यापारी हैं, शायद आपने नाम सुना होगा, कंपनी का नाम तो सुना ही होगा, मैं उनका नाम ले रहा हूं, अगर सुना हो तो बताएगा। रमेश अग्रवाल उनका नाम है, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स, नाम सुना होगा आप सबने, हैं? हाँ, एक दिन आए मेरे कार्यक्रम में, हम लोग बुलाते रहते हैं बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए, जर्नी बताने के लिए। उन्होंने कहा मैं सेना से रिटायर होकर आया, और जब मेरे पास पैसे मिले मेरे को सेना से, तो मैंने अपने सारे पैसे, 1 रुपया छोड़ करके सारे पैसे जो सैनिकों की विधवाओं के पेंशन का अकाउंट होता है, फंड होता है, उसमें जमा करा दिए, 1 रुपया लेकर के आए। और आज आप जानते हैं हजारों करोड़ का एम्पायर उनका है। अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स बड़ी कंपनी बन गई। उन्होंने एक बात बड़ी बोली, बढ़िया बोली, जो मैं आप सबको देकर जाना चाहता हूं, ले जाना। ये शायद आज की सबसे बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। जो यहाँ आए हैं और जो नहीं आए हैं उन्हें दे देना कि ये शायद उनका जीवन बदल दे, उनका व्यापार बदल दे। उन्होंने कहा हमारे धर्म ग्रंथों में बताया जाता है कस्टमर भगवान है। मानते हैं हम सब कस्टमर भगवान है, बात सही भी है, क्योंकि जो हमें कमा कर दे रहा है, जिससे हम कमा रहे हैं वो भगवान है, कस्टमर भगवान है। तो उन्होंने कहा मैंने इसको पत्थर की लकीर मान लिया, कस्टमर भगवान है, और मैंने आगे एक बात लिख दी, कस्टमर जब भी आता है कुछ देने आता है, लेने नहीं आता। कहते ना सिर्फ मैंने मान ली, मैंने अपने स्टाफ को, अपने मैनेजर्स को, सबको ये बात बता दी, कस्टमर जब भी आता है कुछ देने आता है, लेने नहीं आता। कहते अब क्या हुआ? कहते हमारी वीकली रिव्यू मीटिंग होती है, आपके भी होती होगी रिव्यू मीटिंग कंपनी में, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली। कहते वीकली रिव्यू मीटिंग होती है, हम लोग देखते हैं भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी डिपार्टमेंट में कोई इशू आ रहा है तो बताइए। और कहते मैं भी बैठता हूं। कहते एक कंप्लेंट आई हमारे पास, बड़ी अजीब सी कंप्लेंट। कहते जब हम लोग सामान शिफ्ट करते हैं, आपको पता है अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स क्या काम करते हैं? सामान शिफ्ट करने का काम करते हैं। कहते जब वो सामान शिफ्ट करते हैं तो घर का सारा सामान जाता है, टीवी भी जाता है, तो उसको भी हम अच्छी तरह पैक करते हैं। और हमारे यहाँ 7 डेज की इंश्योरेंस रहती है कि अगर किसी का कोई सामान टूट फूट हुआ तो 7 दिन में उसको इंश्योरेंस का बेनिफिट दे सकते हैं। 7 दिन बाद हमारी गारंटी नहीं है। कहते कंप्लेन आई हमारे पास, एक ऑफिसर थे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उन्होंने 6 महीने बाद फोन किया हमें। कहते साहब मैंने 6 महीना पहले अपना सामान आपसे शिफ्ट करवाया था, उसमें मेरा टीवी भी था और मेरा टीवी खराब हो गया है, और मुझे मालूम है आप नहीं कराया। अब उनके मैनेजर ने बोला भाई सर हमारे यहां तो 7 दिन का गारंटी होता है, अब आप 6 महीने बाद हमें बोलोगे, हमें बिलिंग प्रोग्राम थोड़ी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि डाल रखा था दिमाग में क्या, कस्टमर कुछ देने आता है, लेने नहीं आता, तो जो ऐसी इस तरह की यूनिक कंप्लेंट्स आती थी वो लिख लेते थे रिव्यू मीटिंग के लिए। रिव्यू मीटिंग में बात रखी गई सामने, तो उन्होंने कहा किसी सीनियर को लगाओ इस काम पर, ऐसा क्यों बोल रहा है 6 महीने बाद, और उसको क्या चाहिए? कहते साहब हमने कर लिया, सीनियर को भी लगाया, बात भी कर ली। वो कहते मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए, बस मुझे आप सेटिस्फाई कर दो कि आपने खराब किया।
ठीक तो मैंने करा लिया, लेकिन मेरा जो दिल अंदर से कह रहा है कि मेरा टीवी आपने खराब किया है, आप एक्सेप्ट कर लो कि हमने किया, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। कहता तो मैं एक्सेप्ट कर लो। कहते सर एक्सेप्ट कैसे कर ले, हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं है, 6 महीने हो गए। कहते यहीं पर अड़ा हुआ है वो व्यक्ति। कहते कोई बात नहीं, काम करते हैं, उससे हम बात कर लेंगे, माफी भी मांग लेंगे कि हमारी गलती। पहले चेक करो हमारा प्रोसेस क्या होता है, टीवी हम पैक कैसे करते हैं। और ये देखो पिछले 1 साल में हमने जितने सामान शिफ्ट किए उसमें कितने टीवी शिफ्ट किए, और क्या उनमें से किसी का टीवी अगले 6 महीने में खराब हुआ है। क्योंकि टीवी एक ऐसी चीज है जो जनरली खराब नहीं होता। आपके भी अपने घर में टीवी होगा, टीवी जनरली खराब नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया, 1 साल में जितना सामान शिफ्ट किया था उसमें कितने टीवी भेजे वो चेक करवाया, उन सबको फोन करवाया। शॉकिंग रिजल्ट आया, लगभग 80% से ज्यादा ने बताया कि सामान शिफ्ट होने के कुछ दिन बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद उन्हें अपना टीवी रिपेयर कराना पड़ा। अब तो समझ में आई बात कि टीवी ऐसी चीज नहीं है जो जल्दी खराब हो जाए, और शिफ्ट कराने के बाद कराना पड़ा है, इसका मतलब हमारे एंड पर ही गलती है। उन्होंने क्या किया, सोनी के इंजीनियर्स को बुलाया। उन्होंने कहा भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा इशू है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगली बार जब आप टीवी शिफ्ट करें किसी सामान में, कहते तो रोज ही होता रहता है, कहते कोई भी कहीं भी करें तो बुला लेना हमें, हम लोग देख लेंगे शिफ्टिंग में कोई प्रोसेस में दिक्कत तो नहीं है। पूछा कैसे कैसे करते, कहते भाई हम लकड़ी का गत्ता लेते हैं, लकड़ी का वो बनाते हैं बॉक्स, उसमें थर्माकोल लगाते हैं चारों साइड से, उसको अच्छी तरह पैक करते हैं, उसमें स्पेस ना रह जाए, हिले नहीं, सारी व्यवस्था करते हैं। कहते फिर भी देखना पड़ेगा साइट पर ही जब ये काम हो रहा होगा। बुला लिया गया इंजीनियर्स को, आराम से टीवी उतारा गया, टीवी के साइज का बॉक्स था, बॉक्स में रखा गया, उसमें थर्माकोल था, सब कुछ रखा गया। लकड़ी का जैसे आम की पेटी आती थी पहले वैसी पेटी हुआ करती थी, ऊपर से फिर एक और फट्टा लगाया गया, और कील ठोकने के लिए छोटी हथौड़ी लेकर कील ठोकना शुरू किया। जैसे ही कील ठोकना शुरू किया, इंजीनियर का रुक जाओ भाई, ये बताओ एक फट्टा लगाने में, इसमें कवर करने में कितनी कीलें ठोकोगे आप। कहते कम से कम 9 कीलें लगेंगी। कह रहे और एक कील को ठोकने में कितनी बार हथौड़ी मारोगे, कहते 5 से 6 बार। कहते तो आपने हर हथौड़ी ने इस टीवी की लाइफ 1 महीना कम कर दी है। जितनी बार मारते रहेंगे उतनी लाइफ कम होती रहेगी, क्योंकि अंदर छोटी छोटी आईसीज होती हैं और वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। कहते अगर मानो किसी ने नया टीवी लिया है तो उसकी तो झेल जाएगा वो 10-20 हथौड़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी का है 6 महीने 2 साल 3 साल पुराना, तो उसकी तो लाइफ आपने बर्बाद कर दी है, तो दिक्कत होगी। एंड पर तो आपकी दिक्कत है। उस कस्टमर से बात की गई, मैनेजर्स ने उसको अपोलोजाइज किया, हाँ हमारी गलती है, अगर आपको कोई कंपनसेशन चाहिए तो नहीं बस मैं सेटिस्फाई हो गया। कहते लेकिन हम यहां नहीं रुके, हमने क्या किया, प्रॉब्लम पता चली, अब हमने तय किया कि इसका सोल्यूशन निकालो, ये तो लगातार काम होना है। तो उन्होंने कहा अब हम जैसे लैपटॉप के गत्ते के पैकेट आते हैं ऐसा पैकेट बनाएंगे, लकड़ी वाला नहीं बनवाएंगे। कहते लकड़ी को जो पेटियां थी आम की, उनको काटने के लिए, उनको बनाने के लिए हर साल हमें 200 पेड़ कटवाने पड़ते थे गत्ते की पेटियां बनाने के लिए लकड़ी की। जब गत्ते की बनाने लगे तो सिर्फ 20 पेड़ काटने पड़ते हैं, यानी 180 पेड़ बच गए। वो जो पेटी बनती थी उसकी कॉस्ट होती थी 450-500 रुपया, और ये जो गत्ते की बनती है इसकी होती है 200-250 रुपया। हमारी कॉस्ट कम हो गई, कस्टमर को भी सस्ता पड़ गया, और वो देखने में भी अच्छा लगता है और वो देखने में भी भद्दा लगता था। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि कस्टमर भगवान है, वो कुछ लेने नहीं आया, वो कुछ देने आया है। जब आपके यहां कोई कस्टमर कंप्लेन करता है किसी भी तरह की, आपका ये खराब है, आपका वो खराब है, ये खराब है, आउटराइटली रिजेक्ट मत करिए। आज से ही आदत डाल लीजिए और अपने सारे स्टाफ को सिखा दीजिए, आउटराइटली किसी भी कंप्लेंट को रिजेक्ट नहीं करेंगे। हो सकता है कि हमारा एक्सपीरियंस ऐसा हो कि हमारी गलती नहीं है और हम सीधा आउटराइटली रिजेक्ट कर दें। रिजेक्ट नहीं करना, जड़ में जाएंगे पहले, और जब जड़ में जाएंगे तो कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। कस्टमर ही तो भगवान है।
हम कस्टमर के लिए ही तो काम कर रहे हैं। अगर हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे और उसकी बात को समझ पाएंगे तो हमारी कंपनी की ग्रोथ होगी ही होगी, कोई उसे रोक नहीं सकता। तो सबसे पहली बिजनेस ग्रोथ का जो पहला प्रिंसिपल है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन का है। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो बाकी सारी बातें एक तरफ हैं, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। लेकिन अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो बाकी सारी बातें बेईमानी है। आप कितना बढ़िया प्रोडक्ट बना लीजिए, मेरे काम का नहीं है, क्या फायदा। मुझे जैसा चाहिए वैसा नहीं है, मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है आप वो सुन नहीं रहे हैं, वो काम नहीं करेगा। दूसरा बिजनेस ग्रोथ का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो बता रहा हूं। भारत में पैसे की समस्या नहीं है। वी डोंट हैव मनी प्रॉब्लम्स, वी डोंट हैव बिजनेस प्रॉब्लम्स, वी हैव पीपल्स प्रॉब्लम। लोगों की समस्या है। लोग कई बार सही मिलते नहीं है, सही मिलते हैं तो सही काम नहीं करते हैं। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है लक्ष्मी निवास मित्तल साहब। नाम सुना होगा, स्टील टाइकून कहा जाता है। उनके बारे में फेमस है, वो हर उस कंपनी को खरीद लेते हैं जो घाटे में चल रही होती है और उसको लेते ही जादू की छड़ी घुमाते हैं और कंपनी फायदे में आ जाती है। हर उस व्यक्ति को समझना चाहिए जिसका बिजनेस कभी लॉस में चल रहा हो कि आखिर वो करते क्या हैं। उनसे पूछा गया इंटरव्यू, भाई आप ऐसा क्या करते हो? कंपनी घाटे में चल रही थी, आपने खरीदी, जादू की छड़ी घुमाई, कंपनी फायदे में आ गई, क्या करते हो? कहते सिंपल, एक छोटा सा काम। कहते हैं उस कंपनी में जिसे मैं खरीदता हूं जो घाटे में चल रही होती है, उसमें जितने भी लीडर होते हैं, जितने भी डिसीजन मेकर होते हैं, उन सबको लात मारकर बाहर निकाल देता हूं। एंड ही यूज्ड द सेम टर्म, आई किक देम आउट। लात मारकर बाहर निकाल देता हूं जो भी डिसीजन मेकर है, जो भी लीडर है। कहते हैं एम्प्लॉयज को टच नहीं करते हैं। कहते अगर कंपनी घाटे में चल रही है तो गलती लीडर की है। लीडर सही हो तो कंपनी घाटे में चल ही नहीं सकती। समस्या लीडरशिप की है, समस्या मैनेजमेंट के लेवल पर है, नीचे वर्कर के लेवल पर प्रॉब्लम नहीं है। और उन्होंने आगे जो बात बोली, क्या यू आर आइदर ए गुड लीडर और आइदर यू आर ए बैड लीडर। लीडरशिप कैन नेवर बी न्यूट्रल। Either you are a good leader or a bad leader. Leadership can never be neutral. Leadership neutral नहीं होती। या तो आप अच्छे लीडर हैं या आप खराब लीडर हैं। और यदि आप खराब लीडर हैं, आप खराब एग्जाम्पल पेश करेंगे, आप खराब रिजल्ट देंगे। और यदि आप अच्छे लीडर हैं तो आपके एग्जाम्पल भी अच्छे होंगे और आपके रिजल्ट भी अच्छे होंगे। अपने ऊपर देखने की जरूरत है कि आपकी लीडरशिप किस लेवल की है। अगर कोई फुटबॉल की टीम का कोई एक आध प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं करता ना, तो उस प्लेयर को हटा दिया जाता है। लेकिन जब पूरी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो प्लेयरों को नहीं हटाया जाता, कोच को बदल दिया जाता है। कमी कोच के लेवल पर है, प्लेयर के लेवल पर नहीं। और वही एवरेज परफॉर्मेंस टीम कोच बदल जाने से परफॉर्मेंस बदल जाती है। हाँ, सारी समस्या लीडरशिप की ही है और उस लीडरशिप को बहुत कम लोग समझ पाते हैं, वैल्यू तो देते ही नहीं। मैं बोलता हूं मेरा स्टाफ टाइम पर आए, मैं टाइम पर पहुंचता नहीं हूं। यहां जब मैं मिला, बाहर दीपक जी की टीम थी, उन्होंने कहा सर बिल्कुल घड़ी लगा करके आए हो आप तो गूगल से। मैंने कहा कि मैं कितने बजे पहुंचूंगा? 11:06 पर पहुंचूंगा। 11:05 भी तो बोल सकता था। नहीं, मेरा हमेशा शेड्यूल ही है। दीपक जी ने ट्रेनिंग ली, बताएंगे कितने बजे? 6:16। दोपहर में सेशन होगा 12:16, 12:15 नहीं। अच्छा, 12:15 और 12:16 1 मिनट का अंतर है। लेकिन मैसेज क्या जा रहा है? किसी को बोलोगे मैं आपसे मिलने आऊंगा 11:23 पर, तो समझ जाएगा ना 1 मिनट इधर होगा ना 1 मिनट इधर होगा। अच्छा, बोला 11 बजे आऊंगा तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में 11:15 तक जाएंगे, 11:30 तक बैठेंगे। पता है, जीवन व्यापार कभी खराब नहीं होता। खराब क्या होता है? खराब कुछ पल होते हैं, कुछ मिनट होते हैं, कुछ घंटे होते हैं। बर्बाद जिंदगी बर्बाद नहीं होती, बर्बाद मिनट होता है, बर्बाद घंटा होता है। और एक एक मिनट इकट्ठा बर्बाद होते होते 60 मिनट जब बर्बाद हो जाते हैं तो एक बर्बाद घंटे का निर्माण हो जाता है। जब 24 बर्बाद घंटे इकट्ठे हो जाते हैं तो एक बर्बाद दिन पैदा होता है। जब 7 बर्बाद दिन इकट्ठे हो जाते हैं एक बर्बाद हफ्ता पैदा होता है। जब 4 बर्बाद हफ्ते इकट्ठे हो जाते हैं तब एक बर्बाद महीना पैदा होता है। जब 12 बर्बाद महीने इकट्ठे हो जाते हैं एक बर्बाद साल पैदा होता है। और जब 15, 20,
बर्बाद साल इकट्ठे हो जाते हैं, एक बर्बाद जीवन, बर्बाद व्यापार पैदा होता है। काश के वो 1 मिनट जो हम बर्बाद कर रहे थे उसकी वैल्यू समझ जाते और उस 1 मिनट को बर्बाद करना बंद कर देते। और लोग सोचते हैं बर्बादी का मतलब ये कि मैं आराम कर रहा हूं, समय की बर्बादी नहीं, मैं बच्चों के साथ बैठा हूं, समय की बर्बादी नहीं। बर्बादी क्या है? जो मैं करना चाहता हूं अगर वही कर रहा हूं, ये बर्बादी नहीं है। लेकिन जो मैं करना चाहता हूं वो ना करके मैं कुछ और कर रहा हूं, ये बर्बादी है। मैं एंजॉय करना चाहता हूं फैमिली के साथ, मैं एंजॉय कर रहा हूं उस 2 घंटे को, तो ये सब बर्बादी नहीं है, ये तो मेरा मैनेजमेंट है टाइम का। मैं यहां आया, 2 घंटे मुझे लगाने हैं, तो मुझे मालूम है मेरे लिए 2 घंटे कीमती हैं। अब ये मेरे समय की बर्बादी नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता, मैं ये कर रहा हूं, ये मेरे समय की बर्बादी है। और दूसरा पैरामीटर समय की बर्बादी का क्या है? आपको क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। क्या उस समय पर जब आप जो काम कर रहे हैं, क्या उससे वैल्यूएबल भी कोई काम है आपके पास करने के लिए? और अगर है, फिर भी आपको पता होने के बाद आप वो नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपकी नाराजगी अपने आप से होनी चाहिए, भगवान से, खुदा से, वाहेगुरु से, अल्लाह से, नियति से, उससे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता था क्या करना है और आप कर नहीं रहे। 2 समस्या आ रही है, एम्प्लॉयर के साथ भी और एम्प्लॉय के साथ भी। क्या? करना नहीं आता या करना नहीं चाहता। और लेके जाना ये समाधान भी, आज के बाद ये समाधान खत्म, अब होगा ही नहीं। आपको पहले पता चलना चाहिए कि व्यक्ति को काम करना नहीं आता या करना नहीं चाहता। अब अगर करना नहीं आता मुझे या मेरे एम्प्लॉय को, तो इसको तो ब्लेम नहीं कर सकते भाई। क्या करो? सिखा दो। कई लोग हैं जिन्हें अभी भी प्रेजेंटेशन देनी नहीं आती, सीख लो। कई लोग हैं जिन्हें स्मार्टफोन के सारे फीचर्स नहीं मालूम है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आ गए आपके काम को आसान बना सकती हैं। एआई नया ऐसा मार्केट में रिवॉल्यूशन लाने वाला है। बहुत सारे लोग जो बोलते थे कि हमारा तो टैलेंट ऐसा है, हुनर है, कभी बेकार नहीं जाएगा, एआई ने साबित कर दिया। और अगले 10 साल बाद आप देखेंगे ज्यादातर हुनर बेकार होने वाला है, क्योंकि एआई उससे बेहतर कर देगा जैसा हम और आप परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन हमने उसको पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं। हम उस खतरे के बारे में अनजान बने हुए हैं, जैसे कुछ है ही नहीं। तो करना नहीं आता या करना नहीं चाहता? नहीं आता तो सीख लीजिए। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि आपको सब कुछ आता हो, आप बोल सकते हैं मुझे ये नहीं आता। जैसे मैं बिजनेस ट्रेनर हूं, मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, लेकिन मुझसे बोला जाए कि सेफ्टी इक्विपमेंट बनाओ, मैं कहूं सॉरी मुझे नहीं आता। आप मुझसे अच्छी तरह कर सकते हैं। आप मुझसे बोलो भाई हेलीकॉप्टर चलाइए, सॉरी मुझे नहीं आता। ना बोलना कोई बुराई नहीं है, मुझे सब कुछ है जरूरी नहीं है, और इसको स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है कि मुझे सब कुछ नहीं आता, लेकिन मुझे जो आता हो वो सबसे अच्छी तरह आता हो। कि भाई मुझे ये तो नहीं आता, लेकिन मैं बिजनेस के बारे में जो नियम बताऊंगा, मैं जो पॉलिटिक्स के बारे में बातें बताऊंगा, वो बातें तुम्हें कोई बता नहीं पाएगा। वो राज की बातें बता दूंगा जो पर्दे के पीछे की है। तो लोग वैल्यू करने लगेंगे। आपको सब कुछ है तब वैल्यू, ऐसा नहीं होता। जो आता है वो अच्छी तरह आता हो। तो करना नहीं आता सीख लेंगे, करना नहीं आता एम्प्लॉय को सिखा देंगे, करना नहीं चाहता, यह है सबसे बड़ी बीमारी। अब पता कैसे चलेगा कोई व्यक्ति करना नहीं चाहता? मानो टाल रहा है, आता है टाल रहा है, या उसे काम करना आता है लेकिन काम में जानबूझ के गलतियां कर रहा है और सेम गलतियां बार बार कर रहा है, तो इसका मतलब करना नहीं चाहता, उसे गलत काम दे दिया गया। तो आइडेंटिफाई करो क्यों नहीं चाहता। क्या उसको उस काम के बदले में जो रिवॉर्ड मिल रहा है, जो इंसेंटिव मिल रहा है, जो सैलरी मिल रही है, जो पर्क्स मिल रहे हैं, जो उसको सम्मान मिल रहा है, कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है? तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं? इंसेंटिव ऐड कर देती हैं, टारगेट देकर के टारगेट को ऐसा बनाती है जो चैलेंजिंग हो, अचीव ना भी कर पाए तो कुछ इंसेंटिव दे दिया ताकि उसका मोटिवेशन बना रहे। आपके यहां पर ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, मुझे नहीं मालूम, होना चाहिए हर लेवल पर। आप जाइए मैकडी जाइए, छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैकडी जाइए, हैं वहां पर फोटो लगी होगी, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द वीक। क्यों पागल है वो? नहीं पागल नहीं है,
उन्हें मालूम है कि जब ये लिखता हूं कि बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द वीक, तो उस पर कितना असर पड़ता है और बाकियों पर कितना असर पड़ता है। बाकियों के अंदर से एक जोश आता है कि मैं भी यहां पहुंच सकता हूं, मेरी भी फोटो लगनी चाहिए, और जिसकी लगी होती है वो पूरा प्राउड में रहता है कि अगले हफ्ते भी मैं ही परफॉर्म करूं। मानो इंडियन क्रिकेट टीम के सभी बॉलर में कंपटीशन हो जाए कि कौन ज्यादा विकेट लेगा, तो इससे फायदा किसका होगा? टीम का होगा। तो आपकी टीम में पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। नेगेटिव ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि मैं तो ज्यादा लू ना लू, इसकी तो कैच छोड़नी है इसकी बॉल पे, फिर तो नुकसान हो जाएगा। कई कंपनी में ऐसा भी हो जाता है कि अच्छा ये अच्छा परफॉर्म ना करे, बाकी मेरी तो देखी जाएगी, मैं तो झेल ही लूंगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है? पहले ये देखना है कि उसे काम करना नहीं आता या करना नहीं चाहता। नहीं आता तो सिखा दीजिए, और सिखाने के बाद भी गलतियां कर रहा है तो उसका इंसेंटिव, मोटिवेशन, कहां कमी रह गई उसमें आपका रोल प्ले होता है। अच्छा, उसके बाद भी मोटिवेशन दे दिया, इंसेंटिव दे दिया, सब कुछ दे दिया, फिर भी नहीं कर रहा, तो भगवान ने आपको एक लात भी दी है यार, है? लात मार के बाहर करिए ना भाई, क्या करना है? देखो ध्यान रखना, प्यार करो तो व्यापार मत करो, और व्यापार करो तो प्यार नहीं करना भाई। धंधे की बात करो और बिजनेस की एक ही परिभाषा ले जाना वर्ल्ड वाइड, और मैंने नहीं दी, वॉरेन बुफेट, उन्होंने कहा देयर इज ओनली वन डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस मींस प्रॉफिट। और आगे क्या कहते हैं? आई एम सॉरी टू से, इफ यू आर नॉट जनरेटिंग प्रॉफिट यू आर नॉट डूइंग बिजनेस। व्यापार की एक ही परिभाषा है, व्यापार में मुनाफा होना चाहिए, और यदि आप मुनाफा नहीं कमा रहे तो आप व्यापार नहीं कर रहे। इससे आसान डेफिनेशन तो दुनिया में कोई हो नहीं सकती व्यापार की, कि व्यापार का मतलब प्रॉफिट होगा, कि आप प्रॉफिट करिए। आप चैरिटी करने नहीं आए, वरना आप एक संस्था खोलिए ना, चैरिटेबल ट्रस्ट बनाइए। कई लोग कहते नहीं साहब पैसा तो हाथ का मैल है, अच्छा रगड़ के दिखा, निकाल मैल। ये वही कहेगा जिसको पता नहीं है कि पैसा क्या चीज है। अरे साहब पैसा कमाना चाहता ना तो पता नहीं कितनी अपॉर्चुनिटी थी, मैंने तो पैसा कमाया नहीं। अरे तेरी औकात नहीं थी भाई, और अगर इतना था तो 5,000 करोड़ रुपए कमाता और दान कर देता, फिर बताता कि देखा मैंने पैसा कमाया, क्योंकि मैं संत था, सन्यासी था, मुझे जरूरत नहीं थी, मैंने दान कर दिया। ये सारी हवा हवाई बातें करना। और साहब कड़वी बात बोल रहा हूं, कई लोग मुझे बोलते हैं, मैं भी गया छत्तीसगढ़, एक साधु महात्मा बैठे थे कार्यक्रम में, एक संस्था का कार्यक्रम था, उन्होंने साहब आप बात करते हो पैसा पैसा पैसा, हर जगह पैसे की बात कर रहे हो, क्या जीवन का उद्देश्य केवल पैसा ही कमाना? नहीं, अल्टीमेट उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, लेकिन अपनी काबिलियत साबित करने का सबसे बढ़िया माध्यम है कि आप पैसा कमा करके अपनी काबिलियत साबित करें। आप ऐसा अपना हुनर है ना, और आज के बाद बोलना बंद करना, और अपने बच्चों को भी बोलना, बेटा कभी मुंह से मत बोलियो मैं काबिल हूं, अपनी काबिलियत साबित कर, तेरी वैल्यू लगनी चाहिए। भले ही तू बिके ना बिके वो तेरे हाथ में होगा, लेकिन कोई दाव खेलने को तो तैयार हो। और साहब लंगड़े घोड़ों पर कोई दाव नहीं खेलता, दाव उसी पर खेला जाएगा जो रेस का घोड़ा होगा, जो रेस में दौड़ रहा होगा, जो काबिल होगा। तो ये बोलना बंद करना पड़ेगा। या तो हम व्यापार कर रहे हैं या हम चैरिटी कर रहे हैं। अगर हम चैरिटी कर रहे हैं तो हम कोई संस्था बनाएंगे और जो पैसा आएगा वो दान कर देंगे, फिर कोई प्रॉफिट लॉस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट देखना पड़ेगा, उस पर फोकस करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। और वहां तीसरी चीज आती है जो बिजनेस ग्रोथ के लिए चाहिए, वो है मनी मैनेजमेंट। पैसा पहली चीज नहीं है, लेकिन पैसा जरूरी चीज है। और मनी मैनेजमेंट के ऐसे तो बहुत सारे नियम है, 2 नियम ऐसे दे रहा हूं जो लेकर जाना आपके काम आएंगे। एक अमीर व्यक्ति से पूछा गया, मैं गरीब हूं, अमीर कैसे बन सकता हूं? और जो लोग भी यहां ऐसे हों जिन्हें लगता है कि मेरी अभी उड़ान बहुत ऊंची है, अभी तो मैं बहुत निचले स्तर पर हूं, जिसके सपने बड़े बड़े हों, उनके लिए बहुत काम आने वाली चीज है। और बड़े सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, बट सपने कैसे देखने हैं? जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, ड्रीम्स आर नॉट दोज व्हिच यू सी व्हेन यू स्लीप, ड्रीम्स आर दोज व्हिच डजंट अलाउ यू टू स्लीप। सपने वो नहीं होते जो हम सोते में देखते हैं, सपना तो वो होता है जो हमें सोने ही नहीं देता। सोते जागते उठते बैठते एक आग लगी रहती है, मुझे हासिल करना है, मुझे अचीव करना है। लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास पैसा है नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कामयाब होना है। मुझे कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।
और जब ये आग आपके अंदर लगेगी, तब एक्चुअल पता चलेगा ये आपका सपना है। मैंने ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखा जिसका सपना भी हो और उसे सुबह उठने के लिए अलार्म भी लगाना पड़ जाए। नहीं होता। सपने सोने ही नहीं देते साहब। और फिर वो सपने भी नहीं है जो सोने दें, वो सपने नहीं। तो साधु संत ने मुझसे कहा कि जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? मैंने ये नहीं है। अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? जो भगवान बुद्ध ने कहा वो अल्टीमेट उद्देश्य है जीवन का। भगवान बुद्ध ने कहा हम सबका जन्म 2 बार होता है। ध्वज बोलते हैं ना, 2 बार जन्म होता है। कैसे 2 बार? एक बार मां के पेट से हम दुनिया में आते हैं, हम सबका वो जन्म हुआ। एक दूसरा जन्म होता है जिस दिन हमें पता चलता है हम दुनिया में क्यों आए। और पता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस हॉल में बैठे बहुत सारे लोगों का भी दूसरा जन्म नहीं हुआ। जिस दिन वो जन्म हो गया, उस दिन आप क्या कर देंगे आपको अंदाजा भी नहीं है। वरना शादी करना, बच्चे पैदा करना, पढ़ लिख लेना, पैसा कमा लेना, तो सब जानवर भी करते हैं। अपने बच्चों के लिए खाना पीना सब इकट्ठा कर लेते हैं। एक चिड़िया भी अपने बच्चे को घोंसला बनाना सिखाती है। इतनी अच्छी तरह हम और आप नहीं बना सकते। लेकिन जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य पैसा नहीं है। पैसा क्या है? माध्यम है। एक जिन कामों को हम करना चाहते हैं उन कामों को करने का, चैरिटी भी करनी है तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। और पैसा कोई बुरी चीज नहीं है। ये पैसे के बारे में जो लोग नेगेटिव विचार रखते हैं या बच्चों के मन में डालते हैं, वो गरीब बने रहते हैं साहब। गरीबों को सिखाया जाता है क्या? पैसा बुरी चीज है, पैसा गलत काम करके आ सकता है, पैसे वाले लोग बेईमान होते हैं, पैसे वाले लोग नशेड़ी होते हैं, पैसे वाले लोग धार्मिक नहीं होते हैं। ये सब झूठ है। ये सारे झूठ है और ये सारे झूठ गरीबों के बनाए हुए हैं। और गरीबों के गरीब बने रहने के पीछे कारण ये है वो अपने इस झूठ में जिंदा हैं। पैसा बुरी चीज नहीं है। पैसा इंसान को बिगाड़ता नहीं है। पैसा क्या करता है पता है? पैसा इंसान की असलियत दुनिया को दिखा देता है। जो बुरा होता है ना, वो पैसा आने के बाद अय्याशी शुरू कर देता है। दुनिया को पता चल जाता है ये अंदर से ऐसा ही था पहले भी, लेकिन पहले क्योंकि पैसा नहीं था तो दिखा नहीं पा रहा था। वरना पैसा आने के बाद बहुत सारे लोग धार्मिक भी तो हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ज्यादा दान धर्म करना शुरू कर देते, अच्छे काम करना शुरू कर देते। कारण क्या है? क्योंकि वो अंदर से ऐसा ही था, उसे सेवा ही करनी थी। पैसा नहीं था, आज पैसा क्या सेवा करनी शुरू कर दी। पैसा नहीं बिगाड़ता। पैसा तो इंसान की असलियत दुनिया को दिखाता है। तो पैसा बुरी चीज नहीं है। पैसे का, मनी मैनेजमेंट का पहला नियम यही है, बच्चों को सिखाओ, खुद भी सीखो, पैसा अच्छी चीज है, पैसा बुरी चीज नहीं है। एक मैंने नियम बता ही दिया, पैसा बाई प्रोडक्ट है, पैसा मेन प्रोडक्ट नहीं है। तीसरी चीज, पैसे को मैग्नेट की तरह इस्तेमाल करना सीखो। मैग्नेट कैसे काम करता है? मैग्नेट को कहीं भी फेंको, अपने साथ कुछ लोहा लेकर के आ जाएगा। पैसे को मैग्नेट की तरह इस्तेमाल करो। अगर पैसे को अपने पास दबा कर रखोगे तो पैसा बढ़ नहीं पाएगा, ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और पैसा नहीं बढ़ेगा तो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। पैसे को जाने दो, फ्लो बनाओ पैसे का अपने हिसाब से, दिमाग से, सोच समझ कर, लेकिन पैसे का फ्लो बनाओ और पैसे को मैग्नेट की तरह इस्तेमाल करो। पैसा जाएगा, अपने साथ कुछ लेकर आएगा। जितनी बार जाएगा उतनी बार लेकर आएगा। पैसे को दबा कर रखोगे, पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। और आप तो व्यापारी, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अभी मेरा एक सेशन था, एक व्यापारी आए, गुजरात में था, मैं सूरत में। कहते साहब आपकी बातें सही है, लेकिन पता है मैंने कोई नुकसान नहीं किया। 2010 में मेरे पास 1 करोड़ रुपए थे और आज भी हैं। मैंने कहा बाकी व्यापारियों से पूछो 2010 में 1 करोड़ में क्या आता था और आज क्या आता है, आपको पता चल जाएगा कितना नुकसान हो गया है। रखे रखे पैसा उतने रहता है? नहीं, पैसा कम होता है। हर दिन वैल्यू कम हो रही है पैसे की, डिवैल्यूएट हो रहा है वो। अगर कल भी आपकी जेब में उतना ही पैसा था जितना आज है, तो आप समझिए उस पैसे की वैल्यू कुछ कम हो गई। चाहे 0.001 ही कम हुई हो, पैसे की वैल्यू कम हो गई। तो क्या करना? पैसे को मैग्नेट की तरह इस्तेमाल करना। मनी मैनेजमेंट में पैसे को भेजना, पैसा आएगा। और भेजना कैसे? जो वॉरेन बुफेट करते हैं, जो बिल गेट्स करते हैं, जो भारत में अंबानी अदानी करते हैं। कैसे करना? 1% पर ब्लाइंड रिस्क और 10% पर कैलकुलेटेड रिस्क। स्टैंडर्ड नियम है 1% पर ब्लाइंड रिस्क, 10% पर कैलकुलेटेड रिस्क, उससे ऊपर नो रिस्क। उसके ऊपर रिस्क नहीं लेना। 1% पर ब्लाइंड रिस्क, इसका क्या मतलब है?
आपके टोटल पैसा जितनी आपके पास एसेट इस समय मौजूद है उसका 1% पर आप आंख बंद करके दाव खेल लो, कोई दिक्कत नहीं। किसी ने सलाह दी, कोई एडवाइस देने आ गया, यहां इन्वेस्ट कर दो, यहां कर दो, वहां कर दो, पहली बात तो सुनो सबकी, करो अपने मन की, ये ध्यान रखना। क्योंकि जितने इमोशन आपके अपने पैसे के साथ जुड़े हैं, आई एम सॉरी टू से, आपके बच्चे के भी नहीं जुड़ेंगे साथ। जितना अच्छी तरह आप अपना पैसा खर्च कर सकते हैं उतना अच्छी तरह कोई और खर्च नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। ये बात समझ लेना। वो एक बचपन में कहानी सुनी थी, एक पिताजी ने बेटे को बोला कि बेटा रोज कमा कर लाएगा तो खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मां प्यार ही करती है, मां तो मां ही होती है ना। मां ने कहा रही मेरा बेटा क्यों काम करेगा, बेटा एक काम कर, तू पूरे दिन खेलता रहे, कूदता रहे, शाम को आना, मैं 50 पैसे दूंगी, जाके पिताजी को दे देना, पिताजी खाना खिला देंगे। बच्चा भी खुश, घूमना फिरना ऐश करना, शाम को जाना, माताजी से पैसे लेना, पिताजी को देना, पिताजी ने बोलना जा कुएं में डाला, कुएं में डाला, खाना खा ले। रूटीन चल रहा है, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना, लगातार रूटीन चल रहा है। एक दिन माताजी अपने पिताजी के यहां चली गई, बच्चे को पता चला रहे आज तो खाना नहीं मिलेगा, माताजी नहीं है, तो क्या करूं, मार्केट जाकर काम कर लेता हूं, कुछ काम ढूंढू, काम ही ना मिले। इधर धक्के खाए, उधर धक्के खाए, आखिरकार एक व्यक्ति ने कहा मेरा सारा सामान है दुकान के अंदर रख दे, 25 पैसा मिलेगा। ठीक है, पूरे दिन मेहनत करी, पसीना पसीना हो गया, हाथ काले हो गए, कपड़े खराब हो गए, 25 पैसा मिला। जाकर पिताजी बोला आज तो इतने ही मिले। पिताजी का जा कुएं में डाला। कुएं में डाला हूं, मेरी मेहनत की कमाई कुएं में डाला हूं। पिताजी का बेटा आज ही कमाया तूने, आज से पहले नहीं कमाया था तूने। मां बाप के पैसे में तो कोई भी ऐश कर सकता है यार, अपने पैसे पे ऐश करके दिखाओ, तब तक साबित होगा कि तुमने वाकई अपनी काबिलियत के, अपने हुनर के आधार पर कुछ हासिल किया, कुछ अचीव किया। और ये कुछ लोगों को कड़वी लगती है मेरी बातें, लेकिन मेरा काम ही है, मेरा काम सच बोलने का भाई। क्योंकि आचार्य चाणक्य को मैं अपना गुरु मानता हूं, आचार्य चाणक्य का शिष्य हूं। गुरुदेव कहते हैं गुरु का स्वभाव कड़वा ही होता है, गुरु मीठा नहीं हो सकता। और जो मीठा होगा ना वो तुम्हारे मुंह पे, अरे तुम तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लो पैसा दो। अपने को वो नहीं करना, अपने को सच्चाई बतानी, आईना दिखाना है। कोई आईना फोड़ना चाहे फोड़ देगा, हमारा काम सच बोलने का है। सच्चाई यही है, उस पैसे की वैल्यू ज्यादा होगी। और इसलिए अपना पैसा अपने हाथ से खर्च करना। कैसे खर्च करना? 1% पर ब्लाइंड रिस्क ले लेना, 10% पर कैलकुलेटेड रिस्क ले लेना, उससे ऊपर रिस्क मत लेना। और भारत में तो व्यापार शुरू करते समय कितना रिस्क लेते हैं भाई? अपने पास है 50 लाख रुपए, धंधा शुरू करेंगे 5 करोड़ रुपए का, इससे भी ले ले, इससे भी ले ले, इससे भी ले ले। रिस्क कितना ले लिया? हाँ, या तो रेल में या जेल में, तीसरा विकल्प नहीं छोड़ते। जैसे मुझे लगता है यही लास्ट अंतिम, बस यही होना, सब कुछ समापन समारोह है आज। और मैं अभी अमेरिका में, एक मेरे मित्र हैं, स्टूडेंट भी है मेरे, बिजनेसमैन हैं, तो उनको गाइड कर रहा था। उन्होंने कहा सर मैंने एक बढ़िया चीज देखी, यहाँ पर लोग व्यापार की एनिवर्सरी तो सेलिब्रेट करते हैं, ओपनिंग कभी नहीं करते। बड़ी छोटी सी बात है लेकिन बड़ी काम की बात है। एनिवर्सरी तो सेलिब्रेट कर लेते हैं, ओपनिंग नहीं करते। मैंने कहा कारण क्या है? कहते 70% से ज्यादा बिजनेस 1 साल से पहले बंद हो जाते हैं। और कहते भारत में ये संख्या 70 से भी ज्यादा है। लेकिन ओपनिंग में तो शोशा कर दिया सारा, इसको भी बुला, इसको भी बुला। और प्रॉब्लम क्या है? माइंडसेट। आप नौकरी करके निकले, नौकरी करके निकलने के बाद व्यापार शुरू करा, तो जहां कंपनी में नौकरी करता है, एमबीए करके आया, बढ़िया कंपनी में नौकरी करता है, वो देखता है एचआर डिपार्टमेंट भी होगा, फाइनेंस भी होगा, मार्केटिंग भी होगा, एडवर्टाइजमेंट भी होगा, ब्रांडिंग भी होगा, मेरा ऑफिस होगा, कैबिन होगा, सेक्रेटरी होगी, पीए होगा, कंप्यूटर होगा, लेविश ऑफिस होगा, कैफेटेरिया होगा। उसने तब देखा जब उसने कंपनी छोड़ी, उसने तब नहीं देखा जब ये कंपनी बनी थी कि गैरेज में चल रही थी, तब नहीं देखा उसने। उसने क्या करा? वो सब पिताजी सारा सेटअप करना पड़ेगा, व्यापार करना है ना, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। पिताजी कहते जा बेटा कर ले अपने मन की, बाद में तेरे को पता है कहाँ है। जब वो सब कुछ सेटअप करके लगा के बैठ जाता है और जब धंधा चलता नहीं, तब कहता है यार वही सब तो सेटअप वहां पे था, वो यहाँ पे चल क्यों नहीं रहा? अरे भाई वो घिस घिस के कहते ना, ठुक ठुक के ठाकुर बना।
यहाँ भी है कुछ लोग जो ठुक ठुक के ठाकुर बने। हाँ, जो ठुक ठुक के ठाकुर बनते ना, इसका मतलब ये है कि नीचे से ठाकुर, हम कोई पैदाइशी ठाकुर नहीं थे भाई, ठुक ठुक के ठाकुर बने हम। तो वो पैदाइशी ठाकुर बनना चाहते हैं कि जाके बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता। और व्यापार का जो स्टैंडर्ड नियम है वो भी समझ लो, वर्ल्ड वाइड चलता है। आपने फिलिप कॉटलर पढ़ी नहीं पढ़ी मुझे नहीं मालूम, एमबीए में पढ़ाई जाती है, मार्केटिंग के गुरु कहा जाता है, मैं एमबीए कॉलेज में पढ़ाया करता था। फिलिप कॉटलर कहते हैं बिजनेस का पहला साल अक्सर लॉस में जाता है। पहले साल बिजनेस लॉस में जाता है। हो सकता है पहले दिन ही दुकान खोल के धंधा चल जाए, वो अलग बात है, पहला साल लॉस में जाता है। सेकेंड ईयर नो प्रॉफिट नो लॉस का ईयर होता है, थर्ड ईयर ऑनवर्ड प्रॉफिट होता है। जो इस नियम को अपना ले और धंधा करते टाइम जब धंधे में उतरे तो ये माइंडसेट लेकर उतरे कि मैं लॉस झेलूंगा पहले साल, सेकेंड ईयर नो प्रॉफिट नो लॉस में जाएगा तो भी चलाऊंगा। वो हो ही नहीं सकता कि उसका धंधा बंद हो जाए, उसका धंधा चल पड़ेगा। माइंडसेट जब ये लेके निकलता है कि आज काम करा तो कल मेरे को चाहिए, और क्या माइंडसेट आता क्यों है? जॉब करने वाला बिजनेस में घुस गया, अब सैलरी थी 2 लाख रुपए महीना, बिजनेस शुरू कर दिया, अच्छा 2 लाख रुपए महीना सैलरी आनी बंद, खर्चे तो बंद नहीं हुए ना। 2 लाख की सैलरी तो 1.5 लाख के खर्चे नहीं है। अभी क्या हुआ, उस बिजनेस में जिसमें पैसा डालना था उससे 1.5 लाख निकालेगा, भी खर्चे निकालने। एक पौधा निकल रहा था, पैर रख दिया, क्या हुआ, पौधा मर जाएगा, यही हो रहा है। तो व्यापार की स्टार्टिंग से ही कुछ गलतियां हो रही हैं। कुछ लोग जो व्यापार का एक्सपेंशन कर रहे हैं तब वो गलतियां कर रहे हैं। अब धीरे 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 अपनी जो फ्लाइट जब टेक ऑफ होती है तो ऐसे ही टेक ऑफ होती है, एकदम से नहीं ले जाता सीधा, धीरे 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 चलेगा। एक कम से कम 3 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान, 7 ईयर प्लान उसको बनाइए। और उसमें मनी मैनेजमेंट का एक और नियम आपके काम आएगा कि जो पैसा धीरे धीरे आता है वो पैसा उसको संभालने का हुनर भी देकर जाता है। जो पैसा अचानक आ जाता है वो उस पैसे को संभालने का हुनर नहीं देकर जाता। और मैं ऐसे सैकड़ों एग्जांपल दे सकता हूं। आप गूगल पे सर्च करना, जिन लोगों ने भी केबीसी में 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए जीते हो। एक लेटेस्ट एग्जांपल है सुशील कुमार का, बिहार का लड़का था, 5 करोड़ रुपए जीते थे साहब उसने केबीसी में, 5 करोड़ रुपए। और अब उसके पैसे खत्म हो चुके हैं, और अभी नहीं 5-7 साल पहले ही दिवालिया हो चुका था। क्यों? इस हॉल के बाहर जाना, हॉल के अंदर तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, बाहर जाना और बाहर लोगों को 2 ऑप्शन देना, 2 विकल्प, और देना, तुम्हें कसम है आज किसी को तो ये विकल्प देना, 2 विकल्प देना, बेटा तुझे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, और दूसरा विकल्प 1 करोड़ रुपए कमाने का हुनर मिलेगा। आपको क्या लगता है मैक्सिमम लोग क्या मांगेंगे? हुनर का क्या करने का यार, 1 करोड़ रुपए निकालना, हुनर तो मैं तेरे से ज्यादा ले आऊंगा। ये वही है सुशील कुमार की कैटेगरी के, ये ज्यादातर गरीब मिलेंगे तुम्हें। बाबूजी 1 करोड़ रुपए दो ना यार, हुनर का क्या करना, हुनर तो मेरे पास आ ही जाएगा। जो समझदार लोगों को कहेंगे भाई 1 करोड़ साइड में रख, हुनर बता, क्योंकि हुनर आ गया तो बार बार 1 करोड़ कमा लूंगा, लेकिन अगर 1 करोड़ आया तो चला भी जाएगा। तो लोगों ने क्या करा, लोगों की 90%, 95% लोगों के गरीब रहने का कारण क्या है? उन्हें शॉर्ट टर्म मनी चाहिए, उन्हें इजी मनी चाहिए, जबकि इजी मनी नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। शॉर्ट टर्म कुछ नहीं होता, धीरे 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 आप आगे बढ़ते हैं, और जब आप आगे बढ़ते रहते हैं जो पैसा आता है वो हुनर देता रहता है, और ये हुनर ही ज्यादा काम आएगा बजाय कि आपका पैसा काम आए। और एक सर्वे बता रहा हूं, ऐसे लोग जिन्होंने अपने बलबूते 1 करोड़ रुपए उससे ज्यादा कमाए हों, या ज्यादातर होंगे जिन्होंने 1 करोड़ या उससे ज्यादा अपने बलबूते कमाए, ऐसे लोगों को 1 जनवरी को कंगला कर दो, 0 पर ले आओ, 0 पर। उसी साल 31 दिसंबर को उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी? तो फिर 1 करोड़ कमा लेंगे, उससे ज्यादा भी कमा लेंगे। और ऐसे लोग जिन्होंने अपने बलबूते पैसा नहीं कमाया है, उन्हें 1 जनवरी को कंगला कर दो या 1 करोड़ रुपए भी दे दो, तो दिसंबर तक फिर कंगले हो जाएंगे, क्योंकि अपने बलबूते नहीं कमाया। और जब अपने बलबूते नहीं कमाया तो पैसे का जो साथ चलते चलते हुनर आता है, वो हुनर आया नहीं। लोग कहते हैं अमीरों के बच्चे अमीर क्यों बन जाते हैं, अमीर अमीर बन रहे हैं, गरीब गरीब हो रहे हैं। गरीबों के गरीब होने के पीछे एक बड़ा कारण उनकी ये सोच है। और मैं गरीबों को क्रिटिसाइज नहीं करता कि गरीब लोग अपने कारण है, और भी बहुत सारे कारण हैं, कुछ क्रिएटेड भी हैं, कुछ आर्टिफिशियल भी हैं, लेकिन एक बड़ा कारण उनकी सोच भी है। उस सोच में क्या चीज है? अमीरों से नफरत।
हर अमीर आदमी गरीब का खून चूस के बड़ा हुआ, और ये हमारी पिक्चरों ने, हमारी फिल्मों ने बड़ा समाज को बर्बाद किया। खासकर से 70s, 80s, 90s में जो फिल्में बनाई गई, पैसे वाले को ठाकुर दिखाया गया, चौधरी दिखाया गया, और वो खून चूसने वाला दिखाया गया, जमीन हड़प लो, ये कर लो, वो कर लो। मुझे नहीं पता निजी जीवन में कितने व्यापारी ऐसा काम कर रहे हैं, पता नहीं कहां से दिमाग में थॉट आ गया कि कोई इंडस्ट्री लगाने जा रहा है तो ये लूटेगा ही। और वही हुआ हमारे देश में। देखो ना, बंगाल में जाके देखो क्या हुआ था। पहले भी ऐसे ही हुआ, इंडस्ट्री को नहीं लगने दिया, अभी भी ऐसे ही हो रहा है, इंडस्ट्री को नहीं लगने दिया जा रहा है। जब इंडस्ट्री नहीं आएगी, व्यक्ति नहीं आएगा, ग्रोथ होगी कैसे? मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा तो कोई चीज बनेगी नहीं, तो खपत नहीं होगी, खपत नहीं होगी तो पैसा आएगा कहां से? तो पैसा तो ऐसे ही प्रोड्यूस करता है। मैन्युफैक्चरिंग तो है जो पैसा पैदा करना जानता है। वो किसान है एक तरह का। ये किसान क्या करता है? फसल उगाता है, उससे पैदावार होती है। ये आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो पैसे में कन्वर्ट हो जाता है। उन्हें सपोर्ट भी होना चाहिए, उन्हें गाइड भी मिलना चाहिए, उन्हें सरकार की तरफ से भी राहत मिलनी चाहिए। और जिस तरह के आप कार्यक्रम कर रहे हैं, जिस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम आप लोग रेगुलरली कर रहे हैं, अभी दीपक जी ने कहा था कि हम लगातार करना चाहते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, एक साल, सिर्फ एक साल अगर आपने कंसिस्टेंसी से काम कर लिया, मैं बता रहा हूं, एक साल बाद आप खुद देखेंगे आपकी ग्रोथ क्या हो जाएगी। मुझे कई लोग कहते हैं, आते हैं, साहब आप कहते हो संगत का बड़ा असर पड़ता है। मैं पता है बड़े बुरे बुरे लोगों के बीच में रहा, मेरे ऊपर कभी कोई बुरा असर नहीं पड़ा। मैं कहता हूं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। संगत की रंगत जरूर आती। कहते नहीं नहीं, मैं बुरे बुरे लोगों के साथ में रहा, और यहां भी कई लोग प्राउड फील करते होंगे, मैंने बहुत बुरे बुरे लोगों के बीच में जीवन गुजारा, मेरे ऊपर असर नहीं पड़ा। मैं आज सच्चाई बता रहा हूं, अगर तुमने 5 वर्ष बुरे लोगों के बीच में गुजारे और तुम पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा, तुम कितना पीछे रह गए ये तुम्हें तब पता चलता जब ये 5 वर्ष तुम अच्छे लोगों के साथ गुजारते। तब पता चलता संगत का कितना बुरा असर तुम पर पड़ गया कि तुम 5 साल अपने बर्बाद कर गए। पता कब चलेगा? अंतर कब पता चलेगा? अंधेरे और उजाले का अंतर कब पता चलेगा? जब आप अंधेरे में रहोगे और उजाले में रहोगे। व्यक्ति कहता है बुरी संगत का असर नहीं पड़ता, पड़ता है, क्योंकि आपके अंदर अच्छे गुण नहीं ला पाता। अच्छी संगत वो अच्छे गुण लाती। और ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, वाद विवाद करो, आपस में डिबेट करो, डिस्कशन करो। आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उसमें चर्चा करनी शुरू करो। क्यों? ब्रेनस्टॉर्मिंग से नए आइडियाज आते हैं, नए थॉट्स आते हैं। किसी एक के दिमाग की उपस्थिति ना, ये कार्यक्रम पहले किसी एक दिमाग में आया, उसने 4 लोगों से डिस्कस किया। ऐसा नहीं होता कि सबके दिमाग में एक साथ विचार आ जाए। और जो धीरूभाई अंबानी ने अपनी किताब में लिखा, दूसरों से तेज सोचो, दूसरों से जल्दी सोचो, विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं होता। कोई विचार ऐसा नहीं है जिस पर किसी का एकाधिकार है। बस आप दूसरों से जल्दी सोच लो, तेज सोच लो, विचार आपका हो जाएगा। और जो हमारी, मैंने कहा, समस्या है तो समाधान भी होगा। एक बड़ी समस्या जो दीपक जी ने मुझे कहा भी था, और उस पर मैं थोड़ी देर जरूर बात भी करूंगा, कि पेमेंट फंस जाती है हमारी इंडस्ट्री में। पेमेंट फंस जाती है, कैसे रिकवरी करें? पहले तो पेमेंट फंसती क्यों वो पता करो जरा। 4-5 मोटे मोटे कारण है, इन्हीं से फंसती है। पहला कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण पेमेंट फंसने का, आपने जिसको पैसा दिया, आपने उसकी जो स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स हैं उस आधार पर लिमिट ही तय नहीं करी। अच्छा, ऐसे कोई स्टैंडर्ड भी होते हैं जिसमें लिमिट तय करनी होती है? हाँ, आप सबके पास बैंक के क्रेडिट कार्ड होंगे। अभी सर भी बोल रहे थे क्रेडिट कार्ड के बारे में। आपके क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होगी। पहले दिन उतनी लिमिट नहीं मिली होगी आपको, भले ही आप पहले दिन इतने अच्छे रहे होंगे, लेकिन क्या बैंक ने पहले दिन आपकी लिमिट उतनी दे दी? नहीं दी। क्या करा? व्यवहार देख करके लिमिट बढ़ाई गई। और व्यवहार देख के ऐसा नहीं कि आपकी पहली बार 1 लाख लिमिट थी, सीधा 10 लाख कर दी गई ना। आपका ट्रांजेक्शन देखा गया तो 1 लाख से 1.5 लाख की गई, फिर 2 लाख की गई, फिर 5 लाख की गई। भले ही आप बढ़िया कस्टमर हैं, बार बार पेमेंट टाइम पर कर रहे हैं, लेकिन बैंक ऐसा नहीं कर सकता कि वो स्टैंडर्ड प्रिंसिपल को फॉलो ना करे। और स्टैंडर्ड प्रिंसिपल क्या है? मैक्सिमम 25 से 30% इंक्रीमेंट लिमिट में। यानी 1 लाख का 1.25 लाख हो जाएगा, 1.30 हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो 1.5 हो जाएगा। अच्छा, आप भी अपने कस्टमर के साथ अगर चाहते हो पेमेंट ना मरे, तो स्टैंडर्ड प्रिंसिपल का जो इंक्रीमेंट फॉर्मूला है उसको फॉलो करो। जितना उसके साथ आप व्यवहार कर रहे हो, उसका व्यवहार अच्छा चल रहा है, बढ़ाना चाहो तो 25%, 30%, बहुत ज्यादा हो 50%, ये बढ़ा दो कि कोई बात नहीं, इतना उधारी पे चलेगा। अच्छा, आपकी कैपेसिटी है 200% की, 300%, आप बढ़ा सकते हो? आपको नहीं साहब है नहीं,
एक ना कह देना ना बहुत आसान है, बजाय कि कल को संबंध खराब कर देने की। आहिस्ता 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 लिमिट बढ़ाओ, क्योंकि आपने अचानक लिमिट बढ़ाई और सामने वाले ने पैसा देना बंद कर दिया। हो सकता है जेन्युइन हो व्यक्ति, कई बार उसका भी पैसा फंस जाता है, ऐसा नहीं कहूंगा कि वो बेईमान ही है। कई बार क्या होता है, मार्केट की सिचुएशन ऐसी होती है, जैसे अभी हम लोग काम कर रहे हैं, मार्केट में देख रहे हैं कई लोग जेन्युइनली फंस गए, उसकी पेमेंट फंसी, उसने आगे जा दी वहां फंस गए, उसने जा दी वहां फंस गए, उसको भी लेने का है। लेकिन अगर जेन्युइन केस होगा तो वो कम से कम आपसे व्यवहार खराब नहीं करेगा। जेन्युइन केस होगा तो वो आपके फोन उठाने बंद नहीं करेगा, वो आपसे बातचीत जारी रखेगा, अपनी समस्याएं बताता रहेगा। जो जेन्युइन केस नहीं होगा वो आपके फोन उठाने बंद कर देगा, वो आपकी बात सुनना बंद कर देगा। वो अपनी समस्या, आप फोन करोगे अपनी दिक्कत के लिए, वो अपनी दिक्कत पहले से चालू कर देगा, भाई साहब ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इसलिए पहली दिक्कत कब आती है, जब हम लिमिट प्रिंसिपल से फॉलो नहीं करके बढ़ा देते हैं। दूसरी, ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करना, ट्रेडिंग करना, व्यापार करना जो लोग बाय डिफॉल्ट बेईमान ही हैं। कई लोग सच में बेईमान हैं, और किसी के शक्ल पे तो नहीं लिखा होता ना भाई, अच्छे कपड़े तो बुरे लोग भी पहन सकते हैं ना, अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कर सकते हैं ना। ये आपका विवेक, दो चीजें होती है, एक बुद्धि, एक विवेक। आपकी बुद्धि तो आपको देगी, प्लस माइनस करने के लिए काम आएगी। विवेक जो आपका अनुभव से आया, वो विवेक बताएगा किसके साथ व्यवहार करना, किसके साथ व्यवहार नहीं करना। कई बार हम कच्चे लालच में आ जाते हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जो हमारे पास आता है, हमारे साथ व्यवहार करता है, हमें पता है उसने किसी के साथ डिफॉल्ट कर दिया, हमें लगता है कोई बात नहीं, अब मेरे साथ थोड़ी करेगा। कई लोगों का नेचर ही होता है साथ, जो पार्टियां बदलते रहते हैं, वो क्या करेंगे मार्केट में, इनको भी चीटिंग करेंगे, फिर इनको भी करेंगे, फिर इनको भी करेंगे, फिर इनको भी करेंगे, और जब तक वो सबको चीट ना कर लें, और एक बार चीट करने के बाद वो मार्केट बदल लेंगे, दूसरी मार्केट में जाके चीटिंग करेंगे। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना जो हैबिचुअल है, उनसे थोड़ा सा दूरी बनाकर रखना। तीसरा, कई बार पैसा फंसने का एक बड़ा कारण होता है, हम खुद भी लापरवाह हो जाते हैं। जब टाइम दिया गया हमने लिखा नहीं। बहुत सारे लोगों को पता है पैसा क्यों मरा मार्केट में, इसलिए मरा कि जब उन्होंने फॉलो अप करना था, फीडबैक लेना था, तब फॉलो अप फीडबैक नहीं किया, और जब याद आया तब किया, और तब तक उसके पास पैसा नहीं बचा। और इसके लिए बड़ी कंपनियों का प्रिंसिपल फॉलो करो। बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, फॉलो अप और फीडबैक मैकेनिज्म सेपरेट करती हैं। आपके पास पेमेंट का फॉलो अप और फीडबैक मैकेनिज्म सेपरेट होना चाहिए, तभी आपका पैसा जो डूबा है वो निकल पाएगा। और फॉलो अप फीडबैक को ओनर को नहीं करना, ये काम मालिक का नहीं है, चाहे आप छोटे व्यापारी के बड़े व्यापारी हैं। इसको आदत को निकालिए दिमाग से कि नहीं साहब मेरा व्यवहार उससे है, मैं उससे बात करूंगा। फॉलो अप फीडबैक आप नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरा कुछ बोल भी देगा, उल्टा सीधा भी बोल देगा, तो आप उसको भरपाई करें, अरे यार लड़के ने बोल दिया, वो जानता नहीं था ना भाई। अभी आप खुद ही कर रहे हैं, तो फिर फॉलो फीडबैक खुद ही कर लिया, गड़बड़ हो गई तो संबंधी खराब हो जाएंगे साहब। तो क्या करना है, फॉलो फीडबैक मैकेनिज्म बनाना है। उस मैकेनिज्म में क्या क्या करना है, 3-4 पॉइंट उसमें भी ध्यान रखने हैं। पहला, उस मैकेनिज्म में ये याद रखना है कि हम जब फॉलो अप और फीडबैक करेंगे, डेट, टाइम और क्या रिस्पॉन्स आया रिकॉर्ड रहेगा। मानो उसने बोला 2 घंटे बाद, तो एग्जैक्ट 1 घंटा 59 मिनट पर कॉल हो जाएगी। फिर देखना आपका रिकवरी कितनी फास्ट होती है। और सामने वाला आपको कुछ नहीं बोलेगा, मालिक को कुछ नहीं बोलेगा। अगर उसको पैसा देना है तो वो दे ही देगा, और नहीं देना होगा तो बहाने बनाएगा। और आपको व्यवहार से पता चल भी जाता है कौन सी पार्टी कैसी, कौन सा व्यक्ति कैसा। फिर भी अगर मान लो पैसा नहीं दे रहा, डूब ही गया, अब क्या करो। एक चीज जो प्रिंसिपल मैंने देखा बड़े बड़े बिजनेसमैन के यहां पर, जिनका पैसा फंस जाता है तो पैसा रिकवर कर लेते हैं, पैसे को ब्रेक कर दो। 5% में, 1% में, 2% में, 10% में, जितना बकाया है उतना % में उसको तोड़ करके ले लो। कई बार व्यापारी को लगता है यार मेरा पैसा 1 करोड़ रुपया, मैं उससे 1%, 1 लाख रुपए लूंगा तो मेरा तो पैसा टूट गया ना। वो भाई तू इकट्ठा कर लेना अपने पास। कहते हैं ना से हाथों है, पैसा आ तो रहा है। जितना % में तोड़ सकते हो, जितना नीचे, मैं ये नहीं कह रहा सब 1% पे जाना, जितना जिसकी
वैल्यू लगे, जिसका जो जहां टूट सकता हो, क्योंकि बड़ा अमाउंट देते हुए अक्सर लोगों को दिक्कत आती है, छोटा अमाउंट देते हुए पता नहीं चलता। तो अगर वो छोटा दे सकता है तो उसको छोटा छोटा तोड़ लो और उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बना लो, एक लेजर अलग से बना लो, वो पैसा इकट्ठा होता रहे। जब पेमेंट क्लियर हो गई तो पता चल गया पैसा आ गया, वरना बड़ा वो देगा नहीं, छोटा आप लोगे नहीं, और थोड़े दिन बाद क्या होगा, वो आप फोन करोगे पैसे हो गया, कौन से पैसे गए, पैसे। उसको तोड़ने की कोशिश करो, जितना पार्ट में तोड़ सकते हो। मैं ही नहीं कहूंगा कि कितने पार्ट में आप तोड़ पाओगे, वो हर इंडस्ट्री का अलग अलग होता है, लेकिन 5%, 2%, 1% जितना आप तोड़ सकते हो उसमें ब्रेक कर दो। फिर भी नहीं होता तो मैं तुम्हें अपना गुरु मंत्र दे रहा हूं जो हम करते हैं। मैं तो पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, पॉलिटिशियंस को ट्रेनिंग देता हूं, और कहना नहीं चाहिए, अभी कुछ लोग पॉलिटिकल इंटरेस्ट वाले हो सकते हैं। सबसे घाघ अगर कोई है तो राजनेता है, और राजनेताओं की जेब से मैं पैसा निकलवाता हूं, तो सोच लो मैं कितना बड़ा घाव होगा। छोड़ता नहीं मैं उन्हें। शुरू में तो क्योंकि पॉलिटिशियन है, एमपी एमएलए के साथ काम करता हूं, वो तो अरे बोल दिया ना हो जाएगा, हम भी सोचते थे साहब बोल रहे हैं तो हो ही जाएगा। और पता चला पॉलिटिशियन जब कहता हो जाएगा तो मतलब कभी नहीं होगा, मिलेगी नहीं, पेमेंट गई। अच्छा, चुनाव हार गया तो कोई पैसा मांगने जाता नहीं, और जीत गया तो कौन पैसा देता है। मैंने कोई बात नहीं, इनकी नब्ज भी ठीक करेंगे, किया भी, बहुत सारे सिस्टम बनाए। एक सिस्टम बता रहा हूं, हम क्या करते हैं, हमने अगर वो व्यक्ति देख गया कि पैसा नहीं दे रहा, कोई बात नहीं है, उसके किसी रिलेटिव्स को, किसी फ्रेंड्स को, किसी नोन को ढूंढो, और वो क्या धंधा करता है वहां जाओ और उससे अपना काम निकलवा लो। अब क्या हुआ, एक पॉलिटिशियन थे, नाम तो नहीं लूंगा, बड़े आदमी अभी भी वो हैं, सत्ता में ही है, 2.5-3 करोड़ रुपए हमने काम किया, इलेक्शन का जीत गए, वो हमारा पेमेंट नहीं दिया। पता चला उनके जीजा जी हैं, उनकी फैक्ट्री है, कुछ टाइल्स वगैरह बनाते हैं, तो हमारे एक बिल्डर मित्र है, हमने कहा भाई टाइल्स तो तुम लेते होगे, तुम वहां से ले लो और तुम्हें फायदा ये होगा, तुम्हें पैसा नहीं देना। अच्छा, इससे बढ़िया क्या होगा, बिल्डर को बोलो पैसा नहीं देना है तो खुश हो जाएगा। उसने 3.5-4 करोड़ का माल उठा लिया, कुछ एडवांस में 50 लाख 1 करोड़ पे दिया, बाकी पेमेंट नहीं दिया। अब वो बोले भाई पैसे, भाई उनसे ले लो, सांसद जी से जाके मेरी बात करा देना। अब शुरू में तो बड़े नाराज हुए, ये क्या बात हुई, हमारे संबंध थे, ये था वो था, है ना, हमारे भी संबंध थे, वो भी तो मेरा रिश्तेदारी है, वो मेरा कौन सा अपना घर का है। जैसे तुम्हारे संबंध खराब हो रहे हैं वैसे मेरे संबंध खराब हो रहे हैं। वैसे ये करना नहीं है, क्योंकि अगर अमाउंट छोटा हो तो संबंध खराब मत करना, क्योंकि पता चला संबंध बड़े काम आते हैं। पैसा तो आज नहीं तो कल आ जाएगा, लेकिन जब तुम्हें लगने लग जाए कि सामने वाला बिल्कुल ही नीचे गिर रहा है, तो फिर ऐसा नहीं, इतना मत झुकना कि सजदा हो जाए, इतना मत झुकना कि सामने वाले को लगने लगे कि इसकी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई है, तो फिर लड़ना। मैंने कहा ना, व्यापारी कौन है, व्यापारी वो है जो शेर की सवारी करता है, और ये आपके एटीट्यूड से, आपकी बातों से सामने वाले को नजर आ जाना चाहिए कि वाकई शेर की सवारी करता है तो सवा शेर ही होगा, ये हल्का फुल्का नहीं हो सकता है। ये डर अंदर से निकालना पड़ेगा, फिर भी कई बार पैसा मरेगा। तो मैं आपको एक और स्टैंडर्ड नियम दे रहा हूं जो बड़े लोग मानते हैं, क्या 2% किसी भी व्यापार में पैसा मरता ही है। मतलब अगर साल में आपकी टर्नओवर 100 करोड़ की है और आपका 2 करोड़ रुपए डूब भी गया है, तो जितना रिकवरी करा सकते हो करा लेना। 1.5-2% पैसा डूबता है साहब, अलग अलग रीजन से डूबता है। और ये अपने प्रोडक्ट में मार्जिन लेकर के चलना, अपने इतना प्रॉफिट में मार्जिन लेकर चलना, वो अपना रनिंग कॉस्ट का मार्जिन लेकर चलना कि 1.5-2% डूबेगा ही डूबेगा। जो नहीं लेकर चलते हैं, जिनका प्रॉफिट ही 1.5% है, वो कहते हैं मेरा तो डूब गया, प्रॉफिट ही चला गया। हाँ, चला जाएगा फिर तो, क्योंकि समस्या क्या है, हमने बिजनेस को कर तो लिया, बिजनेस के नियमों को नहीं समझा। जब आप किसी भी चीज के नियम को नहीं समझेंगे, अगर आप ग्रेविटी के नियम को नहीं समझेंगे, चलना सीख जाएंगे, आप गिरते रहेंगे रोज। आपको नियमों को समझना पड़ेगा कि कितना झुकना, कितना नहीं झुकना। ऐसे व्यापार के मामले में है, व्यापार के उन नियमों को आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और क्योंकि व्यापारी आप हैं, व्यापार आपका है, और व्यापार क्या है, व्यापार आपका बच्चा है। आप जितनी केयर कर सकते हैं, कोई और उतनी केयर नहीं कर सकता।
जिन लोगों ने भी व्यापार किए, व्यापार में आगे बढ़े, तरक्की की, उन लोगों ने बताया कि जब हमने व्यापार को अपने बच्चे की तरह चलाना शुरू किया, बच्चे की तरह केयर करनी शुरू की, बिजनेस चलने लगा। जब हमने व्यापार को ध्यान देना बंद किया, बिजनेस गिरना शुरू हुआ। बच्चे पर ध्यान देना पड़ेगा। बच्चे को अपने पैरों पर खड़ा तो होने दो, इस लायक तो बनने दो कि वो अपने पैरों पर खड़ा होकर के कमा सके, और फिर जब वो कमाने लग जाएगा तो आप भी उस पर निर्भर हो जाना, और भी बहुत सारे लोग निर्भर हो जाएंगे। बाकी कभी मनी मैनेजमेंट के बारे में, बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में आप लोग मुझे बुलाएंगे किसी और सेशन के लिए, जिसमें हम लोग डिटेल में ट्रेनिंग लेंगे। पूरा दिन का ट्रेनिंग सेशन रहेगा, उसमें अलग अलग टॉपिक होते हैं मेरे। जैसे एक टॉपिक है जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए कैसे रोड मैप बनाऊं, अपना गोल सेटिंग कैसे करी जाए, कौन सा गोल आदर्श गोल होगा, कौन से गोल को अचीव करना मुश्किल होगा, कौन से गोल को आसान होगा, मुश्किल गोल को कैसे टारगेट रखें, उसको अचीव कैसे करें, आसान गोल को पहले करें कि मुश्किल को पहले करें। बच्चों के करियर के बारे में, बच्चों को बिजनेस में कब एंट्री दें, एंट्री दे तो कैसे दे। एंटरप्रेन्योर के साथ, खासकर से जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, जब उनके बच्चे आ रहे हैं बिजनेस में, उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही आ रहा है, बच्चों को हैंडओवर कैसे करा जाए। जो वहां बैठा हुआ एम्प्लॉय है, वो पिताजी के जमाने का एम्प्लॉय है, वो मेरे बच्चे की रिस्पेक्ट क्यों करेगा? और अगर वो बच्चे की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, बच्चे को नाम से बुलाएगा, तू तड़ा करेगा, तो बच्चे की बाकी लोग रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? तो ये जो ट्रांजिशन शिफ्ट होता है, जनरेशन शिफ्ट होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, कैसे जनरेशन शिफ्ट की जाए। फिर बिजनेस में घाटा हो गया। अक्सर लोग आते हैं, साहब सारे प्रिंसिपल अपना अप्लाई करे, एडवर्टीजमेंट करा, ब्रांडिंग करा, मार्केटिंग करा, लॉस हो गया। तो हम लॉस को रिकवर कैसे करें? क्योंकि जो लॉस हो गया वो तो हो गया, उसको रिकवर कैसे करना है? लॉस को आएगा कहां से? उस लॉस हो जाने के बाद क्या होता है? क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग के बाद तो बहुत सारे आइडियाज खुद आ जाते हैं। दिक्कत तब आती है जब लॉस हो रहा होता है और व्यापारी किसी को बता नहीं पाता। कहते ना, एक ऐसा दर्द सहा भी ना जाए और कहा भी ना जाए, किससे कहे जाकर। जैसे आजकल हो रहा है, अभी मैं एक मुद्दे पर काम कर रहा हूं, कर्जा मुक्ति अभियान देश में चला रहा हूं। आपने शायद मेरे रील वीडियोस देखे होंगे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर। देश में जो लोग कर्जे के कारण परेशान है, खासकर से नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण जिनके व्यापार बंद हो गए, जिनकी नौकरियां छूट गई, उनकी आवाज हम उठा रहे हैं। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा सकती है, लाखों करोड़ रुपए उनको राइट ऑफ किया जा सकता है, अंडर राइट किया जा सकता है, हेयर कट दिया जा सकता है, तो छोटे व्यापारी का भी कर दो यार। सुभाष चंद्रा जी जी न्यूज के मालिक हैं। आपको पता है अभी उनके साथ क्या हुआ? 48,000 करोड़ का लोन था उनका, 48,000 करोड़। उसमें से 37,000 करोड़ लोन हेयर कट कर दिया गया। हेयर कट, ये टर्म बहुत कई व्यापारी पहली बार सुन रहे होंगे। हेयर कट, आम व्यापारी की गर्दन कट और बड़े वाले का हेयर कट। भाई हेयर कट ही दे दो हमें भी। सोचिए, 37,000 करोड़ रुपए, और उनकी जो प्रॉपर्टियां रखी थी, कंपनियां रखी थी, वो सब रिलीज कर दी गई। कोई नियम होगा ना, उसी नियम से आम व्यापारी का भी करो। उसी के लिए हम लोग आवाज भी उठा रहे हैं। समस्या क्या है? आपने कभी देखा कि बड़े व्यापारियों ने कोई धरना प्रदर्शन किया हो, किसानों की तरह हमारा लोन माफ करो, कोई रोड जाम किया हो? नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं। ये जो छोटा व्यापारी है फंस जाता है, ना ये ऊपर जा पा रहा है, ना नीचे जा पा रहा है, वहीं अटका हुआ है। तो उसे थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा वोकल बनना पड़ेगा, थोड़ा कम्युनिकेट करने वाला बनना पड़ेगा। और जो लीडरशिप का मैंने बताया, उस पर ध्यान देने की जरूरत है कि आप अच्छे लीडर हैं या खराब लीडर हैं, ये आप तय करेंगे। और एक एक्टिविटी आपके लिए, घर के लिए, आज रात सोने से पहले जब आप फालतू के व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, बंद कर देना, फोन साइड में रख देना। पहली बार एक मैसेज खुद को करना, खुद से बात करना, मैं इस धरती पर क्यों आया? उस परमपिता परमात्मा, खुदा, भगवान, वाहिगुरु, अल्लाह, जो भी आप मानते हो, जिस पर आपकी आस्था हो, ताकत है। मैं मानता हूं कि वो कोई सृष्टि चला रहा है, कोई ताकत है। उसे चाहे किसी भी नाम से बुलाइए, भगवान, खुदा, वाहिगुरु, अल्लाह, जिस भी नाम से बोलना चाहो, नियति बोलना चाहो, प्रकृति बोलना चाहो, जो बोलना चाहो बोल लेना। और अपने आप से सवाल करना, मुझे इस धरती पर क्यों भेजा गया? मेरा जन्म क्यों हुआ? और जिस दिन तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा, हो सकता है आज मिले, हो सकता है कल मिले, हो सकता है 6 महीने बाद मिले, कि आज से 10-12 साल पहले मुझे पता चला कि मेरा जन्म क्यों हुआ, तो मैं उस काम में लग गया।
मेरी टीम में बहुत सारे साथी जिन्हें पता चल गया कि उन्हें इस धरती पर क्यों भेजा गया, आज वो उस काम में लगे हुए हैं। और जब आप उस काम को करोगे जिस काम के लिए आपका जन्म हुआ है, उस काम में समय का पता नहीं चलेगा, उस काम में थकान नहीं होगी, उस काम में उठाना नहीं पड़ेगा, उस काम में मोटिवेशन अंदर से रहेगा। और वो कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम क्या होगा, बस वो दूसरा जन्म के लिए प्रयास करो। पहला जन्म तो हो गया, दुनिया में तो आ गए। और देखो ये दो सच्चाइयां ऐसी जिन्हें कोई बदल नहीं सकता। हमारा जन्म कब होगा, कहां होगा, किस धर्म किस जाति में होगा, किस रूप में होगा, वो मेल बने फीमेल बने, ये हमारे हाथ में नहीं था। ऐसे ही कब मरेंगे, किस रूप में होगा, कहां मर जाएंगे, कब अंतिम सांस आएगी, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये दो चीजें हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इसके बीच का पूरा रास्ता हमारे हाथ में। हम कब पैदा हुए और कब मरेंगे, इसके अलावा बाकी सारी चीजें उस परमपिता परमात्मा ने, उस खुदा, उस भगवान, उस वाहिगुरु अल्लाह ने हमारे हाथ में रख दी। आप तय कर लो आपका जीवन कैसा होगा। और मैं लिख कर दे रहा हूं, जैसा जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होगा। विचार वस्तु बन जाते हैं। एक किताब है सीक्रेट, रहस्य, हिंदी में है रहस्य, इंग्लिश में सीक्रेट। मूवी भी बनी है इस पर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत, कि हम जो चाहें वो पा सकते हैं कैसे। उसमें वो नियम बताए गए, यूट्यूब पर देख लेना, मिल जाएगी। सीक्रेट के नाम से है, हिंदी में है, रहस्य के नाम से है। 1.5 घंटे का वीडियो है, उसको रात में चुपचाप देखना, उसको ईयरफोन लगाकर। वो आपके थॉट प्रोसेस को बदलने का काम करेगी, वो आपको आपके सपने से मिलाने का काम करेगी, आपको आपसे मिलवाने का काम करेगी। और जो जीवन में आप अचीव कर से अभी छूट रहे हैं, वो अचीव कराने में वो वीडियो मदद करेगी। और अगर उसको देखने के बाद किसी को भी एहसास हो कि हाँ मैं चाहता हूं मेरा भी दूसरा जन्म हो, या मुझे दूसरा जन्म हो गया, अब आगे कैसे बढ़ना है, तो अगर मैं किसी काम आ सकता हूं, तो जैसा सर ने कहा चाय के लिए, मैं भी आपको आमंत्रित करता हूं। आप आ सकते हैं, दीपक जी से बात कर लीजिएगा। दिल्ली में मेरा ऑफिस है मालवीय नगर में, वहां मिल सकते हैं। जहां आप कहेंगे मैं वहां मुलाकात करूँ। बस मेरी यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जीवन की समस्याओं के समाधान हो पाए, वो कर पाए जो उनकी क्षमता है। जो अभी क्षमता से कम काम कर रहे हैं, उनकी क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए। और जितना भी आपकी क्षमता है, जितनी भी, मैं लिख कर दे सकता हूं, आज जो आप कर रहे हैं, आप अपनी क्षमता का 10% भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। अभी 90% पोटेंशियल और बाकी है। जैसे हमारे मोबाइल फोन की बैटरी जब 20% से कम रह जाती है तो एक रेड मार्क आ जाता है। पता है हमारी बॉडी में जब थकान होती है तो तब कितना होता है? जब 80% बैटरी बाकी होती है तो थकान होने लगती है। जब लोगों को लगता है ना कि बहुत ज्यादा थक गया, तो कभी 75% एनर्जी बाकी है। बॉडी का सिम्टम बिल्कुल अलग है, क्योंकि अगर वो 20% रह जाएगी तो बंदा निकल लेगा। तो बॉडी इंडिकेट करती है कि भाई अब एनर्जी लो हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एनर्जी लो हो रही है, एनर्जी समाप्त हो रही है। बहुत एनर्जी है। ऐसी आपकी पोटेंशियल के बारे में है कि आप जितनी पोटेंशियल पे आज काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है मैक्सिमम कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी क्षमता का भी 10% ही है, 90% बाकी है। बाकी आप सबने मुझे बुलाया, मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। मैंने जैसा कहा था कि मैं कोई मोटिवेशनल नहीं हूँ, मैं तो जो सीखा है जीवन में वही सिखाने की कोशिश करता हूँ, गाइड करता हूँ, समझाता हूँ, ताकि अंतर पैदा हो पाए। एक आखिरी उदाहरण और दूंगा जो आपके आज भी काम आएगा और आपके बच्चों के काम आएगा। एक कंपनी में एक लकड़ी काटने वाला बढ़ई कारपेंटर लकड़ियां काटता था और बार बार मालिक के पास जाकर बोलता था, बाबूजी सैलरी बढ़ा दो। देखना तुम्हारी कंपनी में होगा कोई एम्प्लॉय ऐसा जो बार बार आके कहता है साहब सैलरी बढ़ा दो। हाँ ये काम आएगा तुम्हारे, बार बार आके कहता सैलरी बढ़ा दो, सैलरी बढ़ा दो। बाबूजी बड़ा समझदार था, बाबूजी ने कहा नहीं भाई सैलरी नहीं बढ़ेगी, पहले तू अपनी प्रोडक्शन बढ़ा। उसने कहा प्रोडक्शन, ये क्या होती है प्रोडक्शन? कहते हमें क्या पता, तू देख। अभी क्या सोच रहा है, मेरा मालिक कंजूस है, गरीब का दर्द नहीं समझता, सैलरी नहीं बढ़ाता मेरी। अच्छा, उसी कंपनी में 10 साल बाद एक नया लकड़ी काटने वाला रिक्रूट हुआ और इस नए वाले की 1 साल में सैलरी भी बढ़ गई, तरक्की भी हो गई नए वाले की। अब तो पुराने वाला और आग बबूला, तेरी मेरा मालिक कंजूस तो है, पार्शलिटी भी करता है। ये नया वाला आया, इसकी सैलरी बढ़ा दी, प्रमोशन कर दी। मैं पुराना, मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई, प्रमोशन नहीं की। रिश्तेदार होगा, जानकार होगा कोई इसका। अब ये गुस्से में पहुंचा मालिक, बाबूजी ये क्या किया आपने? मैं 10 साल से कंपनी में काम कर रहा था,
मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई, थोड़ी बहुत बढ़ाई, मेरी तरक्की नहीं करी, ये नया वाला आ गया, इसकी बढ़ा दी, इसकी तरक्की कर दी। बाबूजी ने कहा उसकी प्रोडक्शन तुझसे ज्यादा है। पता है प्रोडक्शन? अबे क्या है प्रोडक्शन और कैसे बढ़ती है? कहते हमें क्या पता, उससे पूछ लकड़ी काटने वाले से। अच्छा, आप तो अपने कॉम्पिटिटर से पूछ भी नहीं सकते उसकी प्रोडक्शन ज्यादा कैसे है। ये गया लकड़ी काटने वाले के पास, नए वाले के पास, पुराना वाला कहता भाई एक बात बता। मालिक कहता है तेरी प्रोडक्शन मुझसे ज्यादा है। आखिर तो कितने घंटे काम करता? कहता मैं 8 घंटे काम करता। कहता 8 घंटे तो मैं भी करता हूं। कहता फिर तेरी प्रोडक्शन मुझसे ज्यादा कैसे है? ये नया वाला पूछता है इस पुराने वाले से, एक बात बता, तूने आखिरी बार अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कब की थी? कहता 10 साल पहले। कहता मैं पता क्या करता हूं, 1 घंटे के लिए लकड़ियां काटता हूं, रुक करके 10 मिनट के लिए कुल्हाड़ी तेज करता हूं, फिर 1 घंटा लकड़ियां काटता हूं, फिर रुक करके 10 मिनट के लिए कुल्हाड़ी तेज करता हूं, फिर 1 घंटा लकड़ियां काटता हूं, फिर रुक करके 10 मिनट के लिए कुल्हाड़ी तेज करता हूं। मैं ये आप सबसे पूछना चाहता हूं, आखिरी बार आपने अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कब की थी? हैं? कब कुछ नया सीखा था? कब किसी एक्सपर्ट के साथ बैठे थे? कब किसी नई ट्रेनिंग सेशन में गए थे? कब कोई ऐसी जानकारी ली थी जो आपको नहीं थी? और नहीं सीखी तो कोई नया आएगा, सीख लेगा, आपसे आगे निकल जाएगा और आपको बीट कर जाएगा। सर रोज सीखना, रोज, हर दिन। और देखो जो तुम्हें आता है वो तो तुम्हें आता ही है, वो तो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। अगर कोई एक चीज भी ऐड ऑन हो गई, हो गया काम। इसलिए जब भी मौका मिले कुल्हाड़ी की धार तेज करना। ये क्या हुआ है आज? कुल्हाड़ी की धार ही तेज हुई है थोड़ी सी, बस, और कुछ नहीं हुआ है। जब भी ऐसा मौका मिले कुल्हाड़ी की धार थोड़ी थोड़ी तेज करते रहना, एक्सपर्ट के साथ बैठना, अपने सवाल रखना, जवाब लेना, ताकि आपको मदद मिल पाए। और मेरी जिंदगी फिलॉसफी जो 4 लाइनें मैं अक्सर बोलता रहता हूं देश के बारे में, बोलकर अपनी बात खत्म करूंगा। फिर सवाल जवाब भी मैंने कहा था तो कुछ 2-4 सवाल जरूर लूंगा, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, बिजनेस से आप पूछ सकते हैं। 4 लाइनें जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है देश के बारे में। बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है, जो हमको बांटता है वो हुक्मरान क्यों है। बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है, जो हमको बांटता है वो हुक्मरान क्यों है। हुक्मरान मतलब सत्ताधीश, नेता। बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है, जो हमको बांटता है वो हुक्मरान क्यों है। और अमेरिका, चीन, पाकिस्तान सब इसी सोच में पड़े हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान क्यों है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। कोई सवाल?